ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है, CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। y प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स साइन x प्लस वाई, y एट 0 इक्वल्स टू 1 फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू r। डिकोड करेंगे इसको। डिकोड करने के लिए मतलब आप इसको अलग से ऐसे लिखें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा साइन ऑफ x प्लस वाई। अभी देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो या तो आप x प्लस वाई से इसका सोल्यूशन निकालें, x प्लस वाई इक्वल्स टू v रख के, ठीक है, और वैसे, या फिर आप इसको एनालिसिस के थ्रू, थ्योरी के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए इस तरह का फॉर्म जो होता है ना, जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, y प्राइम इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y विथ y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। इसको हम अलग से पिकार्ड्स में डील करेंगे, बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इनिशियल वैल्यू डिफरेंशियल, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें इनिशियल वैल्यू दी होती है। ठीक है, y एट x नॉट इक्वल्स टू। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कब पॉसिबल होते हैं, तो याद रखिए, सॉल्यूशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन f इज इंटीग्रेबल। आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आप इतना गेस कर सकते हैं। क्यों, कैसे? देखो, जब आप इसको इसको लिखोगे dy इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, अगर मान लीजिए y इधर कुछ आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज लेट अस कीप इट एज इट इज। अब देखिए ये क्या आ रहा है, f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स। अब इसको देखकर बताइए, अगर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी, अगर ये वैल्यू f जो है इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो क्या इसका सोल्यूशन आ पाएगा? फटाफट बताओ, यस और नो। नो सर, नो। यस, वेरी गुड। मतलब नो। ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम देखें साइन एक्स को, देखें यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा तो ठीक है कोई कांस्टेंट है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, अगर इससे कंपेयर करने की कोशिश करें, साइन एक्स प्लस वाई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी डोमेन में, किसी भी डोमेन में। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कोई किसी भी डोमेन के अंदर ये इंटीग्रेबल फंक्शन भी होगा, बिकॉज ये बाउंडेड है। तो साइन जो है वो इंटीग्रेबल हो गया, हमने रीमान का थ्योरी पढ़ा है, साइन एक्स इज इंटीग्रेबल। तो सिंस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, या मैं बोल दूं साइन टी इज बाउंडेड, ठीक है, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड, और यही तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड, इट इंप्लाइज इंटीग्रेबिलिटी, दिस इज इंटीग्रेबल। और जैसे ही इंटीग्रेबल हुआ तो इस कॉन्सेप्ट से या इस थ्योरी से आप तुरंत कह सकते हैं कि यस इट विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर एनी लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं किस लैम्डा के लिए इसका सॉल्यूशन आएगा, आप कहोगे सर लैम्डा इक्वल टू 2 रख दो, तो 2 इंटू साइन ऑफ समथिंग, तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। यानी कि लैम्डा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। यानी किसी भी लैम्डा के लिए इसका सोल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है, फटाफट बताइए, पहला वाला ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। Yes, False. first is not. False. A solution in R if lambda is less than 1. अगर lambda less than 1 है, that is very good because then your sin of x plus y will be less equal 1. बहुत अच्छी बात है, continuous भी हो गया, bounded भी हो गया, solution मिल जाएगा हमेशा because integrability ensure हो जाएगी। अब देखिए a solution in the neighborhood of 0, अगर वही जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि 0 के नेबरहुड में, मतलब सपोज -1 टू या माइनस डेल्टा टू डेल्टा आपने एक इंटरवल बनाया 0 के नेबरहुड, क्या इस इंटरवल में भी इंटीग्रेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी? तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेबिलिटी इंश्योर रहेगी, बिकॉज साइन जो है उसको 0 से कोई तकलीफ नहीं होती है। सो हेंस दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अ सॉल्यूशन इन आर, अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है, ये वर्ड्स प्ले है, इफ एंड ओनली इफ। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों? उसने कहा कि इफ लैम्डा ग्रेटर देन 1 देन ओनली देयर इज अ सॉल्यूशन, पर आप जानते हैं लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये इफ एंड ओनली इफ की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। सो ये रेड मार्क कर लीजिए, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑप्शन। बताइए क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा वो क्या देखा था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई। देखिए इसीलिए 15 दिनों का ओडी का लेक्चर होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी इन बीएससी, केवल जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो उसमें ऐड करते रहिए बस, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन ऐड करते रहिए। या फिर इसका सिमिलर जब x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये आपने फॉर्म देखा था, और इसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक थी हमारे पास वो क्या थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इंटीग्रल e टू द पावर p
ई टू द पावर पी डी एक्स। और फिर इसका सोल्यूशन क्या हुआ करता है, देखिए एक पेन पेपर पे ना, हमेशा पेन पेपर अपने साथ रखिए और ये चीजें के छोटे छोटे शॉर्ट नोट, अब आप समझ गए होंगे ना कैसे करना है, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे कैसे करना है। तो ये एक शीट अभी से शीट बनाना शुरू कर दो, टाइम को बचाना है हम लोग को। इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये एक इसका सोल्यूशन होता है। अब एक फॉर्म तो ये हो गई, एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर फॉर्म नंबर 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू द पावर इंटीग्रल आता है। ई टू द पावर इंटीग्रल, ओ सॉरी, हाँ ये तो सही है ना, ठीक है, जो बोला वो कुछ और है और लिखा कुछ और है, ठीक है। ई टू द पावर पी डी एक्स, फॉर्मूले देखते रहिए। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म 1, तो अब ये कौन से फॉर्म होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म इसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। तो देखिए वो फॉर्म है एफ प्राइम ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इनको हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि ये आपने पहले कर रखे हैं, एक एक बार बस आपको बताना है। एफ ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। क्या चेंज देखा आपने, जो चेंज आपने ऑब्जर्व किया वो ये है कि ये जो y है, जो यहाँ पे y था अलोन, अब क्या बन गया है, y का फंक्शन बन गया है, ठीक है। इसको कैसे डील करना है, तो इसको कैसे डील करना है, इसको डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सेट या यू हैव टू पुट f ऑफ y इक्वल्स टू u, f of y equals to u, then f prime y into dy by dx will be equals to du by dx and you will easily solve it. For example, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करें, ठीक है, लिखा हुआ है dy by dx प्लस tan y into tan x, छोटा सा पेन पेपर आप लेकर के हाथ चलाते रहिए, ठीक है, इक्वल्स टू cos x into sec y, cos x into sec y। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साफ देखने से लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर पर लीनियर नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि लीनियर में ना अलोन y होता है, ये तो फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ से कभी नॉन, ऐसा लगता है जैसा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो अगर आप इसको इधर लेके आए, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करिए इसको, यस गो फॉर इट, ठीक है। अगर आप cos y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम हर एक का, ठीक है, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा आपको। cos ये आ गया। अब देखिए अब क्या करना होता है, अब ये इसको ना आप u मान लीजिए, t मान लीजिए, सो साइन y, अगर आप साइन y को u मान लेंगे, एक क्वेश्चन बस हम लोग करेंगे, cos y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए क्या आ रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। क्या अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, यस अभी बन गया, लेकिन u में है, याद रखिए वो y में नहीं, u में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अभी तो इंटीग्रेट ये जो है ये p बन गया ना आपका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर p यानी कि tan x dx। आप देखिए सोल्यूशन क्या बनेगा, व्हाट विल बी योर सोल्यूशन, बताइए सोल्यूशन क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बस इंटरेस्टिंग चीज ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये u में सोल्यूशन बनेगा, बस इसको नोट करके रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे u बनेगा, यानी कि लास्ट में आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, साइन u इक्वल्स टू। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्म है, ये फॉर्म नंबर 3 है। तो फॉर्म नंबर 3 क्या है, इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा डिफरेंट फॉर्मेट है बर्नौली, ठीक है, देख लीजिए इसको, y प्राइम प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटू वाई टू द पावर n, ये होता है बर्नौली फॉर्म। और आपको अच्छे से पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक जैसे अभी हमने
पिछला वाला सॉल्व किया है, क्या y टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाता है y टू द पावर माइनस n इंटू वाई प्राइम प्लस p ऑफ x इंटू 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू q ऑफ x, ये आ जाता है। ठीक है, अब देखिए q ऑफ x, तो देखो y प्राइम y टू द पावर n माइनस 1, किसको t मानोगे, इसको मानोगे, सो 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 क्या आ जाता है t या फिर u जो भी। ठीक है, जब आप इसको u लेते हैं तो सॉल्व करिए, क्या आएगा, यानी कि y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू u, सो 1 माइनस n इंटू y टू द पावर माइनस n y प्राइम इक्वल्स टू du बाई dx। बस हो गया काम। क्यों, ये देखिए आपका फैक्टर आ गया, ये रहा आपका फैक्टर y टू द पावर n इंटू y। इस पे CSIR नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था। ठीक है, अब तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ उसमें लगा ही देता है, पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट यूज करो। इक्वल्स टू ay माइनस by स्क्वायर सच दैट a, b पॉजिटिव। हमेशा याद रखिए टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी जब फॉर्म दिखेगी ना उससे पकड़ने की कोशिश करिए कि कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल होगा। हमेशा क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कौन सा थ्योरम, चाहे रियल एनालिसिस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा में कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। as x tends to infinity then y tends to what। ये चार ऑप्शन थे इसमें, ठीक है, देख लीजिए इनको। पहला ऑप्शन है a अपॉन b, सॉरी ये तो क्लैश हो जाएगा b से, पर ठीक है चलता है, b अपॉन a। तीसरा है आपका y नॉट और चौथा है 0। सो थोड़ा सा आई बी हैप्पी अगर आप थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करें, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। यस, तो ये सबसे पहले इस फॉर्म को देखिए ध्यान से, ये फॉर्म बर्नौली फॉर्म है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, y प्राइम इक्वल्स टू ay माइनस बी वाई स्क्वायर, यानी कि अगर आप y स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, y स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करें तो ये आता है माइनस y टू द पावर माइनस 2 इंटू वाई प्राइम। ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करो, y से y कैंसिल हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो फैक्टर रहता है उसको u माना जाता है, यानी कि y इनवर्स इक्वल्स टू u। तो क्या आ जाएगा, y टू द पावर माइनस 2 इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू du बाई dx। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो अब देखिए y टू द पावर माइनस 2 इंटू वाई प्राइम, यही तो चाहिए, ये यहाँ पे आ रहा है, क्या मिल गया आपको, माइनस du बाई dx। आई थिंक माइनस तो भी साथ में आएगा, यस माइनस भी आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा du बाई dx, उसके बाद प्लस au इक्वल्स टू b, और अब बन गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ax, जरा फटाफट सॉल्व करके बताइए कि क्या आ रहा है। यस वेरी गुड, शुरू हो जाओ। हाँ भाई, क्या आ रहा है बेटा, सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग क्या मिल रहा है आपको, ये सब तो फटाफट होना चाहिए। u ऑफ x इक्वल्स टू b बाई a प्लस c इंटू ई टू द पावर ax। अब देखो, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, नाउ क्या पूछ रहा है, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x इंफिनिटी पर टेंड करेगा तो ये वाली क्वांटिटी कहाँ टेंड करेगी, will it go to 0 because e to the power minus infinity is, है ना। तो देखिए एक छोटी सी चीज है जो मिस हो रही है, क्या कि u को जो है आपको क्या रखना है, u को आपने क्या माना था स्टार्टिंग में, 1 by y, तो इसको 1 by y रखें, 1 by 1, so that means it goes to 0, it implies y equals to क्या आ गया, a by b, या फिर y equals to नहीं, y approaches to a by b। ठीक है भाई, करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया,
ए भाई, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को आगे करते हुए, आपकी थ्योरी धीरे धीरे डेवलप होगी। जब आप ओडी खत्म करेंगे तब आपको फील होगा कि यस, वी हैव लर्नड, वी हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर अर्लियर व्हिच वर नॉट देयर। ठीक है, तो आपको अभी तीसरी क्लास है, आप पीछे पेज पलट कर देख लीजिए कि हर दिन की क्लास में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है। तो मुझे लगता है ओडी को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए उनसे क्वेश्चन भी नहीं होते ओडी, क्योंकि उनको लगता है कि सॉल्व करने वाली चीजें आती हैं। सॉल्व नहीं आता, सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओडी को कभी भी प्रिपेयर करें तो अब नेट सेट के लेवल पे थ्योरेटिकल प्रिपेयर करें, और अब तो मैं जैम के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि थ्योरेटिकल ज्यादा प्रिपेयर करें। ठीक है, वो लोग ज्यादा कैलकुलेशंस का डिमांड नहीं करते, जितना अच्छा थ्योरी प्रिपेयर्ड होगा उतना अच्छा आप सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बुकलेट में आपके और क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करें। ठीक है, उनको हम जब हम बुकलेट का असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे तब उनको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सम अदर फॉर्म्स ऑफ, या फिर फॉर्म्स या फिर मेथड टू सॉल्व। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई। इसको करने के बाद हम लोग हायर ऑर्डर की थ्योरी पे जाएंगे, और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, रॉन्स्कियन वगैरह उसमें ऐड होता है। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने बीएससी में पढ़ रखी हैं, उनको हम जस्ट रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक होती थी। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के पास दिमाग में वो लिस्ट बनी हुई है कि यस मेरे पास ये टेक्निक हुआ करती थी। तो बताइए कौन कौन सी टेक्निक होती थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए। याद है आपको? सबसे पहले क्या होता था? वेरिएबल सेपरेबल। क्या होता था? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था कि आपका dy बाई dx में यहाँ पर जो कुछ रहता था उसमें सेपरेट होके dy में एक फंक्शन यहाँ आ जाता था f ऑफ y। ठीक है, और एक फंक्शन g ऑफ x जो है वो यहाँ चला जाता था। ठीक है, एक फंक्शन सॉल्व होके यहाँ चला जाता था। जैसे अगर आपको सॉल्व करना हो, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सॉल्व, फॉर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन करेंगे सबका, जस्ट टू रिकॉल। सॉल्व x y स्क्वायर प्लस x dx प्लस y x स्क्वायर प्लस y dy। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है? पहले वाले से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। बस हो गया काम। कैसे? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको? 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये 2 क्यों लगाया है यहाँ पे ये भी आप देख लेंगे। 2 अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए क्या है ये। y dy इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट हो गया आसानी से, x x के साथ आ गया x का फंक्शन और y y के साथ आ गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप आसानी से नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज क्या थी? सेकेंड याद है भाई? दिमाग पर जोर डालिए, याद करने की कोशिश करिए। ऐसे इक्वेशंस जो कि ऐसे फॉर्म में होते नहीं थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होते नहीं थे, बट दे आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, सो द इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ सम फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। ठीक है, क्या करते थे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए? हम ये जो इनसाइड फैक्टर होता था ना, इसको t ले लेते और सॉल्व कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन को देख लेने की बात कहूं, जैसे dy by dx इक्वल्स टू x प्लस y होल स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है,
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट, पर नॉन लीनियर सा दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर आप एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करें, क्या ये फंक्शन है x और x प्लस वाई का, तो आप अगर लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ अदर फैक्टर मान ले t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, सो इट विल बी 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx, ठीक है, so dt by dx minus 1 equals to t square. Now you can solve, I think. Rest of the part you can solve. ठीक है। तीसरा, हाँ अभी बताइए, अभी याद आ रहा है कुछ? होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस फॉर्म लिखूंगा मैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि होमोजीनियस को मैं परसों आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं और कौन सी नॉन होमोजीनियस होती है। जिनमें अलोन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सारी की सारी कैसी होती हैं? नॉन होमोजीनियस, ठीक है, तो सारी की सारी होती हैं नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे जो होमोजीनियस वाली बात कह रहा है वो क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया हुआ है x और y में, ठीक है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका ये फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन। क्या है? होमोजीनियस फंक्शन। आप कहोगे सर होमोजीनियस फंक्शन क्या है, तो याद करिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होमोजीनियस फंक्शन क्या है, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर k f ऑफ x y, जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है, उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। एग्जांपल जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, क्यों? क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है, 3, ये 1 और 2, ये भी 3 और ये भी 3, लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? इसकी डिग्री है 2, इसकी 1 है, इसकी 2 है। जैसे अब ये आप कहते हैं कि सर इसका क्या रिलेशन है, तो देखो इसका मतलब ही वही होता है, x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से। तो अगर x और y में हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो ये लैम्डा जो है ना, ये कॉमन होके बाहर निकल आएगा ये, और अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो ये कॉमन नहीं निकाल पाओगे आप। जैसे यहाँ पे रख दो अगर, तो आप लैम्डा x और y में जैसे आप करके अगर इसको देखना चाहो तो क्या होगा, लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा x प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर, इट विल बी लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जरा आप बताओ, लैम्डा स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन लैम्डा, बिकॉज यहाँ पे एक ही डिग्री है, ठीक है, और वाई स्क्वायर। हो गई ना गड़बड़? क्या गड़बड़ हो गई? क्या ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जहां से शुरू किया था? नहीं है ना जी, नहीं है। इसका मतलब नॉन, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आप ले ही नहीं पाओगे। ये देखो ये अभी भी लैम्डा अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी चेक। तो अगर फंक्शन ऐसा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में f जो है वो क्या है? होमोजीनियस है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं? होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन है, पुट y इक्वल्स टू dx। देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों पुट किया गया है। आपको 2 वेरिएबल में लिमिट याद है ना, y इक्वल्स टू mx, है ना, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू डील। तो y इक्वल्स टू mx, मतलब जैसे अगर डबल डिग्री में लिखना है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू mx स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अगर डिग्री सेम है तो आप इनकी भी डिग्री सेम रखते हैं। तो अगर होमोजीनियस है यानी हर टर्म की डिग्री सेम है, तो यहाँ भी y इक्वल टू vx रखने से चीजें बैलेंस हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल। और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v, यानी यहाँ पे तो फर्स्ट सेकेंड लगेगा ना फॉर्म, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशंस करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये सब तो मेरे को कराना ही है, आपको कितना भी ट्रिवियल लगे, बट इट्स माय ड्यूटी। आपको नॉन ट्रिवियल चीजें भी अभी कराऊंगा और मैं पूछूंगा कि बताइए कैसे होंगी, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब। हर मेथड के लिए ना 2-3 क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा खुद से, ताकि आपको वो मेथड क्लियर हो जाए। अब देखो ध्यान से, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो इस टर्म की डिग्री क्या है? 3, इसकी डिग्री क्या है? 3, ठीक है। सो अगर आप dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या आएगा?
dy by dx, ओके dx ये इधर चला जाएगा, ये इधर रहेगा, सो इट विल बी माइनस x, ओके x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर की भी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की भी 3 है, y इक्वल टू vx पुट करने से काम हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में y इक्वल टू vx जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस x dv by dx, so v प्लस x dv by dx इक्वल्स टू, यहाँ पे y इक्वल्स टू vx पुट करिए, क्या आएगा x क्यूब प्लस 3x, y स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा v क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा सा सॉरी विद माइनस साइन, सॉल्व करिए इसको और x को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा राइट साइड में 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v। अब देखो, अब v इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x dv by dx इक्वल्स टू क्या आया 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v माइनस v। अभी इसको सॉल्व करेंगे, v में फंक्शन आएगा तो इसको dv के नीचे लेके आइए और dx को इधर, वेरिएबल सेपरेबल आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, योर जॉब विल बी डन, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, फिर होमोजीनियस पढ़ा। तो नेक्स्ट अब क्या आना चाहिए, फॉर्म नंबर 4, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस ऑलमोस्ट होमोजीनियस हैं, थोड़े से चेंजेस उसमें करने हैं। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस को स्टार बना लीजिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा नहीं। जैसे अगर इक्वेशन लिखी हुई है dy by dx इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a प्राइम x प्लस b प्राइम y प्लस c प्राइम, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर मैं y इक्वल्स टू bx रख दूं तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो। क्यों क्यों सॉल्व नहीं होगी? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ये जो फैक्टर है ना, ये आपको तकलीफ देगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए इसी को मैनेज करने के लिए इस इक्वेशन, इस तरीके को मैंने स्टार दिया हुआ है कि शायद कभी इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे मैनेज करते हैं इसको। कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए जाते हैं। क्या? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, सिर्फ इनको बैलेंस करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू बैलेंस दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। और स्मॉल y इक्वल टू क्या दिया जाता है? कैपिटल Y प्लस के, कैपिटल Y प्लस के। तो अब देखिए dx क्या आएगा? dx क्या आएगा? d कैपिटल x, बिकॉज h इज कांस्टेंट। और dy क्या आएगा? d कैपिटल Y। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। तो जब इनको सब्स्टिट्यूट किया, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, क्या आएगा बताइए? ये स्टैंडर्ड है, ये सब में होगा, हर इक्वेशन में होगा, ठीक है, ये कॉमन तरीका है। so dy by dx बताइए क्या आएगा? ax, so ax की जगह पे क्या आएगा? कैपिटल x प्लस h प्लस b इंटू कैपिटल y प्लस k प्लस c अपॉन, यस बोलिए क्या आएगा? बताओ भाई। a प्राइम कैपिटल x प्लस h, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। थोड़ा बताते रहिए, है ना। क्या है कि ये सब चीजें एक बार करके देख लीजिए। आज एक क्लास इतनी महंगी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आज आप धैर्य से बैठ जाएंगे तो ये रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज आप खुद से बैठ के रिवाइज करिए फिर। तो अभी देख लेते हैं, फिर थ्योरी का पार्ट देख लेंगे एक साथ। चलो dy by dx इक्वल्स टू दिस। अभी देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? आगे सॉल्व करने के बाद रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ओके ओके, चलिए कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपकी बुकलेट में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 2x प्लस y माइनस 3 dx या फिर dy इक्वल्स टू
x प्लस 2y माइनस 3 dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए साफ देखने से दिख रहा है dy बाई डी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3 क्लियरली दिख रहा है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, ये अगर गायब हो जाए ये फैक्टर तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे गायब होगा? x इक्वल टू एक्स प्लस एच, y इक्वल्स टू सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। क्या रखोगे? स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस सम फैक्टर h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस सम फैक्टर। तो स्मॉल x और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहिए ताकि मुझे भी हेल्प मिले। 2 कैपिटल Y प्लस k माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल X प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 3। अब देखिए क्या आएगा? x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब देखिए यहां तक आपका काम हो चुका है, ये 1 डिग्री में ही है, ये बैलेंस्ड है। इस फैक्टर को अगर मैं जीरो कर लूं, इस फैक्टर को, तो हमारा काम हो जाएगा। वी आर डन, है ना? यस और नो? फटाफट बताइए। तो फिर क्या करेंगे इसको? पुट दीज फैक्टर्स टू जीरो। So h plus 2k minus 3 equals to 0 and नीचे वाला 2h plus k minus 3 equals to 0। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे h और k की वैल्यू बताइए, फटाफट बताओ। 1 सर। 1 1 ओके, 1 1 yes sir। 1 k equals to 1 1 आ गया। अब देखिए जैसे ये h और k 1 आए तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल x का वैल्यू क्या आ गया? स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल, बिकॉज लास्ट में तो यही सब्स्टिट्यूशन करने हैं ना। कैपिटल y क्या आ गया? y माइनस 1। अब देखिए जब आप ये इसको स्टार लगा लीजिए, स्टार पे वापस आएंगे, ठीक है, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट h कॉमा k इन स्टार टुगेदर, क्या मिलेगा आपको? dy अपॉन dx, ऊपर क्या है देख के बताओ जरा। सो इट इज x प्लस 2y, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। बताइए यही मिलेगा? यस और नो? अब ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y इक्वल टू कैपिटल Y, कैपिटल Y इक्वल टू v इंटू कैपिटल x। इसको पुट करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में क्या पुट कर दीजिए? एट लास्ट पुट कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस 1, कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस 1, या जो भी h और k की वैल्यू आती है, समझ रहे हैं? इसको पुट कर दीजिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन। बताइए समझ में आया? एनी डाउट? वैसे तो ये बीएससी में किया होगा बट फिर भी अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट नहीं है? नो सर। ओके, अब देखिए लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग थ्योरी पे चलेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फील होता है कि भाई पहले क्या पढ़ना चाहिए? पहले हमें रियल पढ़नी चाहिए, फिर लीनियर पढ़ने चाहिए। ओडी तो हमें आता है, पीडी आता है, ये सब ठीक है। अगर हम लोग, अभी हमारा टारगेट क्या है कि पहले हम लोग अप्लाइड सेक्शन को अच्छे से खत्म कर देंगे, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स हम लोग अप्लाइड सेक्शन को खत्म कर देंगे। ये आपके ऊपर से भी बर्डन खत्म हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप दिसंबर से पूरी तैयारी, पूरा फोकस किस पे शिफ्ट कर सकते हैं? आसानी से प्योर मैथमेटिक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्योर को ही करेंगे, आपके ऊपर छोड़ देंगे कि कैसे आप अप्लाइड को रिवाइज करते हैं। हम इसको दोबारा रिवाइज नहीं करवाएंगे जब तक पूरे सेशन को पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं बताइए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहां पर m और n है क्या? ये दोनों फंक्शंस हैं x और y, ठीक है। तो अगर m dx और n dy के लिए my इक्वल टू nx हो जाए, क्या हो जाए? my इक्वल टू nx, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वल नहीं है तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इफ my इज नॉट इक्वल टू nx, देन क्या करते हैं? पहली क्लास में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये वैल्यू हो गई m की और ये वैल्यू हो गई n की, m और n। एम वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2xy, और nx की वैल्यू क्या आएगी? 2xy। सिंस my is equal to nx, hence exact। ठीक है, एग्जैक्ट। अब ज्यादा क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताइए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं है, जस्ट इंटीग्रेट। क्या लिखा होता है? m dx प्लस, या फिर मैं इसको और बेटर वे में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m x y dx प्लस n x y mx प्लस ny इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन इज इंटीग्रल m dx, बिकॉज आप इंटीग्रेट ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, प्लस n dy इक्वल्स टू, अब 0 है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है? कांस्टेंट। बट कुछ खास चीजें हैं पहले वाले में और दूसरे वाले में, बस उनको देख लीजिए, बाकी चीजें सेम है। तो पहले वाले में क्या स्पेशल होता है? पहले वाले में स्पेशल होता है कि आप y को कांस्टेंट ट्रीट करें, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। और सेकंड वाले में क्या स्पेशल होता है? सेकंड वाले में आप टर्म्स ऑफ ओनली y, फ्री फ्रॉम x, यानी कि आप ऐसे टर्म्स को कंसीडर करते हैं जो x से फ्री। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो आप इंटीग्रेट करेंगे m dx, यानी कि x y स्क्वायर प्लस x dx प्लस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन x y स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट। पहले वाले में y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब ऐसा समझना है कि ये कोई लैम्डा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है इसमें। और सेकंड वाले में वो टर्म्स कंसीडर करने हैं जिनमें x ना हो। अब प्रॉब्लम है, एक ही टर्म है और उसमें भी x है, तो इसको खत्म कर दीजिए, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो देखिए, सॉल्व करिए इसको। पहले वाले को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाई 2, और y स्क्वायर को तो कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? x बाय 2। सही किया है ना भाई? x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 0, इसका तो मतलब यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू। तो क्या आ जाएगा? अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज अनदर कांस्टेंट c प्राइम, या फिर इसी को 2c भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब मेरा सवाल ये है कि व्हाट इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is not exact? What if your given differential equation is not exact? तो आंसर क्या है? वही जो आपने बोला, find integrating factor, find integrating factor। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। और जैसे ही आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बनी तो ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है बस हो गया। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको मेनली तीन चार तरीके बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखना है आपको। बाकी ये है कि फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड जो कॉमन है तरीका, जो लगभग सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ समझ में ना आए तो उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है m dx, ये गिवन है, आप m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो देखिए, इफ my माइनस nx अपॉन n
ये किसका फंक्शन हो जाए, अगर ध्यान रखिए पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई मतलब जिसके साथ x है उसका विद रिस्पेक्ट टू y, और जिसके साथ y है उसका विद रिस्पेक्ट टू x, my माइनस एन एक्स अपॉन n, अगर ये प्योरली फंक्शन किसका बन जाए, x का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज जिसका फंक्शन है e टू द पावर इंटीग्रल जो फंक्शन यहाँ पे आएगा fx dx, पहला रूल। सेकंड क्या है बताइए भाई, इफ यस सिमिलर ही है, बताओ अगर m से डिवाइड करने पर, ठीक है, अगर m से यानी कि my माइनस एन एक्स अपॉन माइनस m, इस बार साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है, माइनस m देन y minus n is a function of, is alone a function of y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है भाई, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power minus g of y dy, ठीक है भाई, क्लियर है। एक और है थर्ड वाला, कौन सा, अगर if differential equation is होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस फंक्शंस इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शंस इन्वॉल्व होने चाहिए, साइड में लिखे दे रहा हूँ, कंफ्यूज उससे नहीं होना जो हमने कल पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड नॉन एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स नॉन एग्जैक्ट, तभी हम लोग उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं, नॉन एग्जैक्ट, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या आएगा, 1 upon mx plus ny provided mx plus ny is non-zero, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, देन नथिंग टू डू, ठीक है, तो mx plus ny अगर नॉन जीरो है तो वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है, प्रोवाइडेड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। इस पे एक बार क्वेश्चन जो है, ये जो दो फॉर्म में आपको बताने जा रहा हूँ, ये जैम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखी है y इंटू फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस, आपको आइडेंटिफाई करना होता है और वो सब आता है प्रैक्टिस से, सो आप इक्वल्स टू 0, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये, देन योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या होता है भाई, किसी को याद है, 1 upon mx minus ny, provided of course mx should not be equal to ny, or mx minus ny should not be 0, mx minus ny should not be equal to 0। एक और है लास्ट, बाकी लिखने के लिए तो बहुत सारे होते हैं बट इनको कंसिडर नहीं करना, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उनके नाम बता रहा हूं आपको। लास्ट है, जब कुछ ना समझ में आए तब इसका इस्तेमाल करना, ठीक है, जब कुछ भी ना समझ में आए जस्ट मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, शायद आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, x टू द पावर अल्फा इंटू y टू द पावर, ठीक है, x टू द पावर अल्फा इंटू y टू द पावर बीटा एंड, ठीक है, and treat it as an exact differential equation, मतलब कि x टू द पावर अल्फा इंटू y टू द पावर बीटा से मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या करो, उसके बाद ऐसा मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, अभी एग्जैक्ट बन गई है, ठीक है, और एग्जैक्ट होते ही क्या हो जाता है, my इक्वल टू क्या आ जाता है, nx हो जाता है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व my equals to nx, you will get, क्या मिल जाएगा आपको, you will get the values of x to the power alpha, sorry, values of alpha and beta, values of alpha and beta, ठीक है भाई। ये आपके मेथड्स जो बीएससी में भी पढ़े होंगे आपने, जैम की प्रिपरेशन में, अभी नेट के टाइम पे भी पढ़े होंगे आपने, ये सारे के सारे आपके रिवाइज हो गए। इसी तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म्स
आपको मिलते हैं, इनसे ही आप सारी की सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इससे सॉल्व हो जाती है। एक ऐसी चीज मैं करा रहा हूँ आपको, जस्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऐसे देखने की आदत पड़ जाए, ठीक है। आगे पता नहीं हमें टाइम मिले नहीं मिले, अभी टाइम है हमारे पास तो हम आराम से इसको देख लेते हैं। तो इसमें हेडिंग में रख लेता हूँ सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। इसका नाम रिलेशंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये रिलेशंस ही हैं, ठीक है। चलिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स डी वाई, रिलेशंस के बजाय आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म। जो लोग रियल पढ़ते हैं वो लोग सोचते हैं कॉम्पैक्ट मतलब क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। एवरी सबसेट ऑफ आर is compact if and only if it is closed and bounded, not only for R, any Rn including space, किसी भी n के लिए कोई भी सबसेट तब कॉम्पैक्ट होगा जब वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। आर्बिट्री मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी के लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसके लिए तो आपको कवर की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पर फिलहाल क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये बड़ी कॉम्पैक्ट चीज है, कॉम्पैक्ट का मतलब भी सच में वही होता है, रियल लाइफ में भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड से ही लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इस रिलेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डायरेक्टली कभी आपको ऐसे दिख जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना, डी ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर आप इसका राइट हैंड साइड इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो फर्स्ट सेम सेकेंड डी वाई प्लस सेकेंड सेम वाई फर्स्ट dx हो गया। सेकेंड में अगर पूछूं आपसे x dy, ठीक है, माइनस वाई डी एक्स क्या होगा। अब आप भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए, तब से मैं बोले जा रहा हूँ, बताइए x dy माइनस डी एक्स, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। डी ऑफ वाई बाई एक्स, d of y by x, डी ऑफ वाई बाई एक्स, रियली। इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, चला सॉल्व करके देखो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस वाई डी एक्स अपॉन न्यूमरेटर स्क्वायर, क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ी ना ये आ रहा है, क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं पता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो सकता है। डायरेक्टली आप इसको किसी भी तरह के फॉर्म में नहीं बना सकते, आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा जाके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डी ऑफ वाई बाई एक्स अगर आप कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, नीचे यहाँ तो सेम है, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इससे है, ठीक है, एक्स बाई वाई से। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन न्यूमरेटर वाई स्क्वायर। क्या फर्क है दोनों में, इसमें और इसमें सिर्फ एक माइनस साइन का, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं। हो गया सॉल्व, आ गया सेम, है ना। Yes, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि x dx माइनस वाई डी वाई, यानी कि अब देखो फर्क यहाँ पे देखो क्या आ गया, पहले क्या था x dy y dx या y dx x dy, अभी क्या है x dx और y dy। आप बताइए कि क्या इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, सोच के बताइए। बुकलेट लेके बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई, है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा हुआ है, x dx, कुछ गड़बड़ लिखा है लग रहा है मैंने, x dx y dy, वैसे गड़बड़ तो कुछ नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई 2 भी लिख दो, सही है ना। yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड।
अब देखो यही ऐसे ही दिमाग चलाना सीखेंगे स्टार्टिंग में, है ना। आपने बहुत प्रेशर बियर किया है, मेरे को पता है सेट के प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग बहुत फास्ट काम कर रहे थे, पर दैट वाज द डिमांड ऑफ द आवर। तो क्या करते हैं अभी, चलिए x dy माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं प्लस वाई डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, क्या आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या आएगा, 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको आपको पहली बार में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। देखो साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स y बाई एक्स का मतलब क्या है, 1 प्लस, इसका डिफरेंशियल निकालोगे 1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स। देखो सॉल्व करके यही आ रहा है क्या, फटाफट हाथ चलाओ। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल यानी कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, इधर से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपसे अगर पूछूं, ठीक है, देखना यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको क्लोज्ड फॉर्म है tan इनवर्स x बाई वाई, बताओ जरा यहाँ पे क्या आएगा, y dx minus x dy y dx minus x dy, yes, upon x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसे ढेरों फॉर्म आप बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड वंस इफ यू हैव गॉट एवरीथिंग, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई जैम का स्टूडेंट है? इफ देयर इज एनीवन हु इज अपीयरिंग फॉर जैम, yes, you can unmute yourself and just say yes, because बहुत सारे हाथ ऑलरेडी उठे हुए हैं। अश्विनी, आई थिंक अश्विनी आप जैम का, ओके राइट राइट, ठीक है। इज देयर एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम अश्विनी एंड नूपुर, ऑफ कोर्स नो वन, ठीक है, ओके फाइन। या अश्विनी फाइन, यू कैन ड्रॉप योर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने लीनियर भी डील किया, नॉन लीनियर भी डील किया, ठीक है। हमने क्या खत्म किया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें हमने लीनियर, नॉन लीनियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट, ठीक है, इसका फंडामेंटल थ्योरम, ये सारी चीजें हमने, और इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म्स, इनको सॉल्व कैसे करना है, वेरियस डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये सारी चीजें इसमें हमने सीखी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमने फंडामेंटल सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडामेंटल क्या है, ठीक है। तो अब आगे क्या है, आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है हायर ऑर्डर। इसमें हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे डील करेंगे। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली हमने क्या सॉल्व करना शुरू कर दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमारे पास जो हमने पिछला अभी पूरा आज का सेशन देखा, उसमें कहीं हमने लीनियर मेंशन नहीं किया, नॉन लीनियर भी हुआ करते थे, बिकॉज अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है y प्राइम इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करके वी कैन रिड्यूस इट टू आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही पढ़ेंगे, लीनियर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगले 3-4 दिनों तक कोई भी क्लास मिस ना करें, ये सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि यहीं से CSI और नेट के क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ से आपकी जनरल थ्योरी शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी काम करेगी और
हायर ऑर्डर के लिए भी काम करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना कौन कॉपी करे फिर से, सो लेट अस मार्क इट एज इट इज। ठीक है, तो देखिए जनरल स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, इसमें ना मैंने कहा वेरिएबल कोफिशिएंट, ना मैंने कहा कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट और नॉन वेरिएबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सारे आ जाएंगे। अभी देखिए a नॉट इंटू एक्स ऑफ y टू द पावर n प्लस a1 ऑफ x इंटू y टू द पावर n माइनस 1। इसी में आप वो जो रॉन्स्कियन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सारा इसी के अंदर आता है। ठीक है, प्लस an ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x, जहां पर ये सब क्या है, व्हाट इज a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x, ये सारे कांस्टेंट्स नहीं है, ये फंक्शंस हैं, x के फंक्शंस है। किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल किसको ले रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, y को, और हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको ले रहे हैं, x को ले रहे हैं। X को ये हमारे अज्यूम्शंस हैं, ये हमारे अज्यूम्शंस। अब देखिए a नॉट a1, इन सब पे कौन कौन सी कंडीशंस है। बहुत बार लोग रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी तो पढ़ते हैं, पर बहुत बार लोग चौंक जाते हैं कि ये वाले फंक्शंस या फिर इस तरह की कुछ भी चीजें अचानक से रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना बंद कर देती हैं, उसकी क्या वजह है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है और कब नहीं होती। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है जनरल स्ट्रक्चर की? शर्त ये है कि a नॉट ऑफ x जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है। क्यों? अगर ये जीरो हो गया तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर सॉरी, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? ये जितने भी आपको फंक्शन दिख रहे हैं ai ऑफ x और q ऑफ x, ये सारे क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शंस। और तीसरा क्या है? तीसरा पार्ट ये है, अच्छा ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे पार्ट में ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? कि अगर ai आपके कांस्टेंट हो गए तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल तो वो दिख ही रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही वेरिएबल है, तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और आपको मैं अभी से बता दूं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड नहीं है ना, हमारे पास मतलब इन जनरल लिटरेचर में है ना। एक और लास्ट पार्ट क्या है इसका? अगर q ऑफ x जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज, बताओ भाई, होमोजीनियस। ये बन जाती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर kx ux नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली इट विल बी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इफ your qx is non-zero, then it will be non-homogeneous linear differential equation. ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कॉरोलरीज या कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हम निकाल रहे हैं वो हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बदलेगा। इसके डिफरेंट आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई नॉन जीरो हुआ, कोई जीरो हुआ, तो वो आप उसको वेरिएबल कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट या फिर लीनियर सॉरी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, ये सब में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगा। ठीक है, इसमें से कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, कुछ भी होता रहेगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बदलेगा। ठीक है, इसी के ऊपर रॉन्स्कियन डिफाइन होगा और यही सब प्रॉपर्टीज रॉन्स्कियन भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो याद रखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछूं कि dy by dx प्लस साइन ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू साइन x, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? पूरा बताना, याद रखिए
सारी चीजें, वेरिएबल कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कंप्लीट स्ट्रक्चर बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, जाते जाते छोटा सा प्रैक्टिस आप करें, बताइए। नॉन होमोजेनियस है। ओके, पूरा बताइए, कंप्लीट बताना है इसके बारे में, मतलब इसका नाम, इसके पापा का नाम, इसके गांव का नाम, आधार कार्ड नंबर, सब बताइए, सारी चीजें। यस, बताइए। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट की वेरिएबल कोएफिशिएंट, 1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अच्छा, लीनियर की नॉन लीनियर, जल्दी बताइए। लीनियर। लीनियर, ये देखिए y जो है ना वो साइन के कॉम्पोजिशन के अंदर मौजूद है, कभी भूलिएगा नहीं, है ना। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। और होमोजेनियस की नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। अलोन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन होमोजेनियस, ठीक है। अलोन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट गिव्स राइज टू नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। So this is how we classify, this is how we deal। कल हम लोग इसका थ्योरी डेवलप करेंगे, कितने सोल्यूशन होते हैं जब भी आप nth ऑर्डर, अगर मैं लिख दूं 2y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, या फिर मैं लिख दूं इक्वल्स टू, हाँ 0 लिख दिया, तो इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। और अगर मैंने इक्वल्स टू लिख दिया tan x, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चंस जो है वो लगातार नेट सेट में पूछे जाते हैं, गेट में, एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब थ्योरी पूछी जाती है, इसके कितने अगर सोल्यूशन होंगे तो उनके कितने जीरो होंगे, है ना। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जब हम डे 1 पे बैठते हैं तो हमें डे 1 से कुछ ऐसा चाहिए जो हमें बिल्कुल पता ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ना कुछ पढ़कर आते हैं। अगर आपको रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, है ना। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है देन यू शुड थिंक कि यस हमें सारा कुछ आता है ना। तो ऐसे पढ़ना है हमें, चाहे कोई भी चीज हमें कितनी भी आती है, पर हमेशा याद रखिए देयर इज ऑलवेज एन स्कोप। और अगर आप ये यकीन नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ आगे सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं सेम टाइम पे और हम लोग यहीं से थ्योरी आगे की डेवलप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।